आज हमारे साथ शाह अलर्ट में चर्चा में है मुज़फ़्फ़रनगर आर कन्या डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा जैन। आज चर्चा करने वाले हैं मैडम से क्योंकि मुज़फ़्फ़रनगर में एक लंबी पारी पर विराजमान हैं अभी डिग्री कॉलेज में 2017 में आपने यहाँ पर चार्ज लिया और लगातार ये बड़ी बात है कि अभी भी आप प्रिंसिपल बरकरार हैं डिग्री कॉलेज में। तो मैडम, सबसे पहले तो आप बात करते हैं हम आपसे कि आपका प्रॉपर जो रेज़िडेंस है, बिलॉन्ग कहाँ से करते हैं आप? पहले मैं मेरठ से बिलॉन्ग करती थी। मैं आरजी कॉलेज पीजी कॉलेज की प्राचार्य थी और अब मैं मुज़फ़्फ़रनगर को बिलॉन्ग करती हूँ और मैं मुज़फ़्फ़रनगर में जैन कन्या पीजी कॉलेज की प्राचार्य हूँ। बड़ी अच्छी बात है कि आप मुज़फ़्फ़रनगर से बिलॉन्ग करते हैं क्योंकि मुज़फ़्फ़रनगर में आपका लगभग कितना समय इस जो टीचिंग लाइन में हुआ है, कितना समय हो गया आपको? लगभग 32 साल हो गए हैं मुझे इस टीचिंग प्रोफ़ेशन में। मैं प्राचार्य के साथ-साथ अपनी क्लासेस भी लेती हूँ और बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेरा और बहुत कुछ मुझे करने को मिला है, करने का अवसर मिला है प्राचार्य बनकर। कुछ नए कोर्सेज़ मैं बच्चों के लिए लेकर आई हूँ, कुछ स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ जो मैंने 2005 2009 से ही शुरू कर दिए थे आरजी कॉलेज में और वो स्किल डेवलपमेंट के कोर्स अब बहुत शासन स्तर से साकार हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से। तो ये कोर्सेज़ हम बहुत पहले से टाई अप करके एमओयू के द्वारा अपनी छात्राओं के लिए लेकर आए थे और मेरा मानना ये है कि इस समय बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करना ही सबसे बड़ा हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है क्योंकि आने वाले समय में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो इस पे डिपेंड करेगी कि हमारी सभी लोग, सभी नागरिक, समाज के सभी नागरिक बहुत अच्छे से सब काम कार्य करें और समाज के डेवलपमेंट में, देश के डेवलपमेंट में योगदान दें। 32 वर्ष का कार्यकाल, बहुत अच्छा कार्यकाल है, थोड़ा नहीं होता। ऊपर वाले का शुक्र है कि आप इतनी लंबी पारी खेले और आगे भी आपको मौका मिले ऊपर वाले की तरफ से। हमारी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ में शार्लट परिवार की। लेकिन मैम, इन 32 वर्षों में आपकी जब सबसे पहला पोस्टिंग कहाँ पे हुआ था? मेरा सबसे पहले मेरी जो नौकरी लगी थी जो मुझे एज़ लेक्चरर मेरी दिगंबर जैन पीजी कॉलेज बड़ौत में लगी थी, बागपत क्षेत्र में और वहाँ मैंने 10 साल डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में कार्य किया और उसके बाद शासन की तरफ से जब ट्रांसफ़र का एक फैसिलिटी अवेल हुई तो फिर उसमें मैंने मेरठ में आरजीपीजी कॉलेज जो मेरी एल्मा मैटर भी थी, उसमें आना चाहती थी मैं तो उसमें फिर मैंने ट्रांसफ़र लिया और उसको जॉइन किया। सबसे पहले पोस्टिंग में जब आपको मतलब ये लगा कि हाँ, मेरी जॉइनिंग हो गई, तो उस वक़्त सबसे सुहाने पल कौन-से थे आपके? कभी सोचा नहीं था। आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज़ और सिविल सर्विसेज़ में जाना भी चाहती थी। मैंने प्री भी क्लियर किया था तो पर बहुत समय बाद क्योंकि मेरी जो बड़ी बहन थी वो पीसीएस क्वालीफाई कर चुकी थी। आज वो जीएसटी में है, एडिशनल कमिश्नर हैं और पर इस जॉब में आने के बाद मुझे शिक्षण कार्य करना ही बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने सब कुछ छोड़कर अपने आप को शिक्षण कार्य में लगाया। आपका ये जो अनुभव है 32 वर्ष का, बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ अलग सोचा। लेकिन जैसे कि मान लिया आप मुज़फ़्फ़रनगर में अभी हो, तो यहाँ पर डिग्री कॉलेज में एक तरीके से बच्चों का जैसे कि ये आपका यहाँ से पूरी क्लासेस हुई, उसका जो कोर्स है वो हुआ। लेकिन उसके बाद मैडम सवाल इस बात का है कि बच्चे का फ्यूचर क्या है? हुँ, उसी पर तो हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अब हमारी सरकार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें बहुत अच्छी फ्लेक्सिबल पॉलिसी आई है जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान दिया गया है कि बच्चा कभी भी क्विट कर सकता है, कभी भी एंटर कर सकता है, उसके क्रेडिट्स उसके एक अकाउंट में जुड़ते रहेंगे। उसके साथ-साथ स्किल का जो एक सेगमेंट आया है कि बच्चे के अंदर कोई ना कोई गुण है, तो उस गुण को एकेडमिक्स के अलावा उसकी अदर को-करिकुलर उसका जो दूसरा गुण है, उसको भी उभार कर लाया जाए, जिससे कि वो यदि वो एकेडमिक्स में कर पाती है बच्ची, तो एकेडमिक्स में जाए या फिर अपने स्किल के आधार पर उस स्किल को आगे बढ़ाए। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि ज़्यादातर देखने को ये मिलता है कि मान लिया डिग्री कॉलेज से लड़कियाँ का पूरा हो गया कोर्स, उसके बाद में उसके पास में
जॉब तो नहीं रहती। अब जॉब का सवाल आता है मैम कि जॉब में मतलब किस तरीके से उस बच्चे को जॉब मिलेगी? सब इतनी मतलब वो मुशक्कत करने के बाद में 20-25 वर्ष वो आपको देता है एक बच्चा, उस और इतने उसके बाद में फिर उसको उसी रसोई में जाना पड़ जाए वापस बैकफुट पर, तो ये थोड़ा-सा सवाल बहुत बड़ा है। देखिए, हमारे यहाँ बच्चा 12th के बाद आता है ग्रेजुएशन में। इस समय बच्चे समझदार हो जाते हैं और ये भी सोचते हैं कि हमें अपने जीवन का क्या लक्ष्य है हमारे। तो जो सीरियस होते हैं बच्चे, वो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं अपने एकेडमिक्स के द्वारा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नॉन सीरियस भी हैं, तो वो उन उन्हीं के लिए ये स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ बने हैं कि स्किल के द्वारा वो अपने पैरों पर खड़े हों और अपने अंदर इतना आत्मविश्वास जगाएँ वो कि हम इसी के आधार पर अपनी रोज़ी-रोटी वो कमा सकें। सही बात है कि आत्मविश्वास अगर बच्चे के अंदर होगा तो वो कहीं न कहीं अपनी रोज़ी-रोटी को एडजस्ट कर ही लेगा। बिल्कुल मैडम ने सही बात कही। दूसरी बात इसके साथ-साथ हमने जैसे अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम हम चलाते हैं, जिसमें कि दिवाली पर बच्चे अपने हाथों से ही बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो वो सब हमारा कॉलेज उन्हीं से ही खरीदता है। जैसे हमारे फाइन आर्ट्स में ड्राइंग एंड पेंटिंग की गर्ल्स हैं, जो पेंटिंग्स बनाती हैं, जो भी कुछ वो बनाती हैं, तो हम उनकी सेल लगाते हैं और जो कि हम और बाहर से भी लोगों को बुलाते हैं, जिससे कि उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन हो और जिससे वो उसी एरिया में जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने छाते मँगाए प्लेन छाते और फिर उसपे ड्राइंग वाली लड़कियों ने पेंट किया। फिर वो हमने सेल के लिए निकाले, जिनका हमें बहुत ही अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिला। तो ऐसे बहुत सारे हैं, हमारे यहाँ लड़कियाँ गोलगप्पे बहुत अच्छे बनाती हैं, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं यहाँ बाज़ार में अपना गोलगप्पों का शुरू करते हैं आप लोग। तो वो कहने लगे नहीं हमें शर्म आती है या हम नहीं करना चाहिए मतलब हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा पेरेंट्स को बुलाओ यहाँ पर। ये जो हुनर है आपका ये सबको दिखना चाहिए। मतलब आप इसी के ज़रिए आप अपना एक अस्तित्व बना सकते हैं समाज में। और ये कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ाई में यदि पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कोई दूसरी चीज़ अपनाएँ, कोई दूसरी चीज़ करें। हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रहे हैं, हम लोग आईटी में बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। बहुत सारे कोर्सेज़ हम लोगों ने चला रखे हैं जिससे कि बच्चे जो हैं अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स वो और भी कार्य कर सकते हैं। गुड मैम बिल्कुल सही है कि आपने जो उनकी प्रतिभाएँ हैं, उनको हर वो रूप दिया है जहाँ से वो एक उनके हौसले बढ़ सकते हैं। यानी कि उनको कहीं ये ना लगे कि तुम इतना अच्छा कर रहे हो, लेकिन इसका कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है। तो आपने कॉलेज से ही शुरुआत ये की है कि बच्चे के हौसले बढ़े, वो और ज़्यादा करने की कोशिश करे। बेटर है, लेकिन मैडम आपका जो प्रिंसिपल का जो कार्यकाल है, वो लगभग कितने वर्ष का हो गया? क्योंकि इस पोस्ट पे आप रही हैं, तो ये आपका बड़ा एक एक्सपीरियंस है। हाँ, ये मैं 2009 में मैंने पहला प्राचार्य का पद लिया था जो 2016 तक था। फिर उसके बाद नवंबर 17 में मैं यहाँ आ गई। तो उम 14 साल मुझे हो गए हैं एज़ पर प्राचार्य और बस मैं इतना ही मतलब मेरा लक्ष्य यही रहता है मेरा जो वो कि अपना कॉलेज जो है वो अच्छा हो और उसमें पढ़ने वाली प्रत्येक छात्रा का अपना एक अस्तित्व हो। यहाँ से निकलने वाली हर छात्रा अपने पैरों पर खड़ी हो और कॉलेज में तो जो गतिविधियाँ होती हैं वो तो बच्चों के लिए ही होती हैं सब, हम ब छात्राओं के लिए ही करते हैं। और दूसरा हमारी सभी छात्राओं के लिए मैं प्रेरणा स्रोत यही हूँ कि वो एंटरप्रेन्योर बने। एंटरप्रेन्योर बने, हमने बहुत सारे एमओयूज़ किए हुए हैं सामाजिक संस्थाओं से, वहाँ जाके काम करती हैं लड़कियाँ और बहुत कुछ सीखती हैं। तो यही हमारा लक्ष्य यही रहता है कि भई जैन कन्या से पढ़ कर जाने वाली कोई भी छात्रा हो, उसके अंदर एक अलग अलग ही व्यक्तित्व उसका, अलग ही उसके अंदर खुशबू हो, अलग ही उसका बोलने का तरीका हो, अलग ही वो मतलब उसके अंदर विश्वास दिखाई दे उसके अंदर। तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं। मैम जैसे कि जैन डिग्री कॉलेज है, यानी कि कहीं न कहीं जैन समाज का बहुत अहम भूमिका है और पूरा का पूरा स्रोत जैन समाज को ही जाता है, जैन डिग्री कॉलेज का। तो लेकिन जैन समाज ने बहुत तरक्कियाँ की हैं, बड़े-बड़ी पदों पे, बड़े-बड़े पोस्ट पे, बड़े-बड़े उद्योग, बड़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन मुज़फ्फरनगर में अगर जैन डिग्री कॉलेज में कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ आईएएस और पीसीएस और आईपीएस की यहाँ पे एक तरीके से अगर ट्रेनिंग हो या यहाँ पर एकेडमी हो जाए, तो कैसा रहेगा मैम? ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है कि इसके लिए हम लोगों ने बहुत पहले स्टार्ट की थी। हमने यूजीसी नेट की क्लासेस अपने यहाँ अलग स्तर से शुरू की और हमने कॉम्पिटिटिव क्लासेस भी शुरू की और एक एक हमने स्कीम चला रखी है शहर से गाँव की ओर,
जिसमें हम छात्राओं को ट्रेनिंग देते हैं फर्स्ट पेपर की, और उस फर्स्ट पेपर को लड़कियाँ तैयार कर जो ब्राइट स्टूडेंट है वो तैयार करती हैं और फिर ऑनलाइन के माध्यम से उन लोगों को पढ़ाती हैं या अपने गाँव में जाकर बच्चों को शिक्षित करती है। तो ऐसे इस अभियान में भी हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है कि वो, क्योंकि बहुत सारी छात्राएँ ऐसी हैं जो आ नहीं सकती हैं डेली कॉलेज। तो ऐसी छात्राएँ बड़ी खुश हैं कि हमें वहीं हमें पढ़ने को मिल रहा है, और जो भी हम उनको यहाँ पढ़ाते हैं तो वो उन उन तक चला जाता है। अच्छा, मतलब जो बच्चा यहाँ पे नहीं आना चाहता वो घर रहकर भी उस पढ़ाई को पूरी कर सकता है ऑनलाइन। नहीं, केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, जो रूटीन जो उनका ट्रेडिशनल कोर्सेज़ है, वो यहीं करते हैं। हुँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो 14 वर्ष जी, इसके साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे जो जैन कन्या में जो पढ़ने वाली छात्राएँ हैं, बहुत अधिक मुस्लिम समुदाय से हैं। तो मैं उनके लिए सिर्फ़ यही कहना चाहती हूँ कि वो बच्चियों को ना आगे बढ़ाएँ, बच्चियों को पढ़ाएँ, लिखाएँ, और बहुत सारी बच्चियाँ मेरे पास आती हैं, वो यही कहती हैं कि हम लोग ये नहीं करना चाहते, हमारे पेरेंट्स हमें करने नहीं देते हैं। तो मैं उन्हीं पेरेंट्स से एक विनम्र अनुरोध ही करती हूँ कि सभी बच्चियों को, बच्चों की तरह सभी बच्चियों को पढ़ाएँ और उन्हें आगे बढ़ाएँ। बच्ची पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेगी और बच्ची के हौसले अगर घर से ही उनको कैद कर लिया जाएगा तो आगे की जो सीढ़ियाँ हैं वो तय करनी मुश्किल हो जाती है। मैडम, एक सवाल और बहुत बड़ा है कि मतलब आजकल के समय में जैसे कि बेरोज़गारी की बड़ी बात चल रही है। तो ज़्यादातर बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है। तो आपके कार्यकाल में या आपके ज़्यादा उसमें एक्सपीरियंस में कितने बच्चों को जॉब मिल रही है? कितने बच्चे नौकरी में जा पा रहे हैं? थोड़ा-सा आप इस पे विस्तार से जानकारी दें। देखिए, जॉब ढूँढना नहीं है या जॉब मिलना नहीं है, जॉब खुद क्रिएट करना है। ये लक्ष्य रखते हैं हम लोग लड़कियों के आगे कि आप, ठीक है, आप अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि या तो आप एंटरप्रेन्योर बनो या फिर आप बाहर जाके जॉब करो। और इसके साथ-साथ हम उनके उन उनका उनका कंप्यूटर की नॉलेज, उनका स्पोकन इंग्लिश, उनका कम्युनिकेशन और उनका जो बिहेवियरल पैटर्न है, उस सब पे हम काम करते हैं, और उसके बाद हमारे यहाँ जो बीकॉम का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है हमारा, और साइंस का भी इस बार 100% रिज़ल्ट रहा है हमारा। और हमारे यहाँ से कई छात्राओं को बैंक में जॉब मिली है, और कई छात्राएँ हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन में सेलेक्ट हुई हैं। तो ऐसा नहीं है, जो हम लोग मेंटोर की तरह काम करते हैं, और कैसे छात्राएँ ज़्यादा से ज़्यादा जॉब में जाएँ या ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैरों पर खड़ी हों, मतलब एंटरप्रेन्योर बने, जॉब क्रिएट करें। ऐसा है ना कि बीटेक पानी पूरी वाली, आपने सुना होगा, एक बीटेक पानी पूरी वाली है या एक एमबीए चाय वाला है। तो मैं भी इनसे कहती हूँ कि तुम भी ऐसे ही शुरू करो, कि ऐसे ही आप अपना एक चाय बनाने का वो लगाओ, क्योंकि जितनी बढ़िया कुक जेंट्स होते हैं, उससे भी बढ़िया कुक लेडीज़ होती हैं। तो वो शुरू कर सकती हैं, कोई भी काम बुरा नहीं होता, और बस ये शुरुआत करने में थोड़ी-सी जो हेजिटेशन है, उसको दूर करना है, और उसमें उनके पेरेंट्स को उनका साथ देना चाहिए। उनके पेरेंट्स, जैसे वो अपने लड़के को कोई रोज़गार कराते हैं, ऐसे ही उन्हें लड़कियों को भी रोज़गार कराना चाहिए। जब वो दोनों पैरों पर खड़े हो जाएँ, तब उसके बाद उनकी शादी करनी चाहिए। तो ये मेरा मानना है कि अभी मतलब शादी ज़रूरी है जीवन में, पर एक मुकाम के बाद ही, एक सर्टेन ऐज के बाद ही। तो माँ-बाप ये ना सोचें कि अब बच्ची 18 साल की हो गई या 20 साल की हो गई तो जल्दी से इसको इसकी शादी कर दें। ऐसा ना सोचें, और सबसे पहला उनका कर्तव्य यही है कि पहले उनको इस योग्य बनाएँ कि वो अपना जीवन अच्छे से जी सकें। उस उनको इतना पढ़ाएँ, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए पूरी-पूरी कोशिश करें। तो जैसे वो लड़के को कोई रोज़गार कराते हैं, ऐसे उन्हें लड़कियों को भी कराना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये बड़ी बात है, आपने जानकारी दी है मैडम कि जैन डिग्री कॉलेज की जो बच्चियाँ हैं, वो बैंक में भी सर्विस पर खड़ी हैं और भी कई जगह सर्विस लगी है। क्योंकि कुछ पेरेंट्सों के सवाल थे, मैंने आपसे सवाल किया भी था बीच में कि मतलब भई हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चा वहाँ से फारिग हुआ, अब उसके बाद क्या करें? तो ये एक अच्छी शुरुआत है मैडम कि आपके यहाँ से बच्चे की जॉइनिंग हुई है, उनको सर्विस मिली है। मान लिया आज एक शुरुआत है। दूसरी बात आपने अभी हम एक रोज़गार मेला भी लगाने जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ, जिसमें हमारे यहाँ कई कंपनीज़ आएँगी, और हम कोशिश करते हैं कि भई ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ से प्लेसमेंट्स हों बच्चों के। बहुत अच्छी शुरुआत है कि मतलब भई आगे जितना भी प्रदर्शनी होगी तो उसमें कहीं न कहीं जो बच्चे काबिल हैं, वो सेलेक्ट भी होंगे। अ, एक और मैडम ने दूसरी बात जो मैंने कही है कि पेरेंट्स की भी ज़िम्मेदारी है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को थोड़ा-सा ओपनली मिजाज देगा, अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को थोड़ा-सा खुली हवा में चलने की आदत डालेगा, तो क्योंकि कल वो जब जॉब करेगा बच्चा तो उसको कितने लोगों के बीच बच्चा अगर पढ़ रहा है तो पढ़ाई का सिस्टम सिर्फ़ एक ही है कि वो कहीं न कहीं जॉब पर खड़ा हो जाए।
या वो कहीं न कहीं सोशल वर्क पे खड़ा हो जाए, या वो नहीं जॉब करना चाहता लेकिन फिर भी उसको सोशल तो करना पड़ेगा, और सोशल करना पड़ेगा तो लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लिया उसने पढ़ भी लिया और उसका एक्सपीरियंस नहीं शेयर हुआ, तो उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैडम ने तो जानकारी दी ही दी है, लेकिन ये पढ़ाई का हमेशा फ़ायदा है, चाहे वो कोई कार्य करे या ना करे, पढ़ाई हमेशा काम आती है और वो एक अच्छी माँ बनेगी, वो एक अच्छी होममेकर बनेगी और अपना घर अच्छे से चलाएगी। घर चलाना भी एक अपने आप में जॉब है। बस ज़रूरत इस बात की है कि उसके परिवार के सदस्य उसकी उसकी अहमियत को समझें, उसके वर्क को नेग्लेक्ट ना करें। तो वो भी अपने आप में एक अच्छा अच्छा कार्य है, पर कोशिश यही करनी चाहिए कि हम कुछ ना कुछ ज़रूर करें समाज के लिए, किसी भी रूप में। बिल्कुल सही कह रही है मैडम कि अगर मान लिया लड़कियां खुद पे डिपेंड होगी, तो शायद किसी सहारे की उन्हें मजबूरी और मजदूरी ना करनी पड़ेगी। क्योंकि डिपेंड सेल्फ जब होगा इंसान, तो कहीं न कहीं ये है कि उसे दूसरे का इतना वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत होती है पेरेंट्स की भी होती है, फैमिली की भी होती है, आगे दूसरे घर भी जाना होता है, सारी चीज़ें होती है। लेकिन कहीं न कहीं जब वो खुद डिपेंड होगा, तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा तो होगी, लेकिन वो आत्मनिर्भर रहेगा। उसको ये परेशानी नहीं आएगी आगे चलकर। जी। हुँ। आगे चलकर ये परेशानी नहीं आएगी कि मतलब उसे किसी की तरफ हाथ डालना पड़ रहा है, किसी के आज़िज़ होना पड़ रहा है, और ये अच्छी बात भी है मैडम जो आपने जानकारी दी। तो मैडम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और आपका एक्सपीरियंस और कोई चीज़ मतलब लड़कियों के लिए आज बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं बड़ा अच्छा आपका जो अनुभव है, वो शार्लेट में चर्चा के दौरान इतना समय आपका ले रहा हूँ मैं, लेकिन मैं फिर भी ये चाह रहा हूँ कि आपका एक्सपीरियंस, मेन चीज़ होती है कि मेरे अंदर जो है, वो मेरी क्वालिटी है, वो एक चीज़ अलग है, लेकिन मेरे अंदर जो है वो दूसरे तक पहुँच जाए, शायद हो सकता है उससे वो कोई सीख ले ले। हुँ। देखिए कोई भी चीज़ जो शिक्षा है, वो पास ऑन ही होती है। जैसे हमने अपने गुरुओं से सीखा, अब हम बच्चों को सिखा रहे हैं, तो शिक्षा तो एक कंटीन्यूअस चैनल है, जो लगातार बहता रहता है। पानी का फ्लो है एक तरीके से। तो सारी चीज़ें बातें उसी पे आके रुक जाती हैं कि हमारे सामाजिक मूल्य, सामाजिक कर्तव्य, सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ उनको हम आत्म स आत्म आत अ, आत्मसात करें और उनको उनको सोचें, उनको समझें कि इस समय किसकी ज़रूरत है, क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अपने देश के बारे में पहले सोचें, बाद में अपने धर्म के बारे में सोचें। मेरा तो ये मानना है, मैं अपने बच्चों को भी ये कहती हूँ कि इसी मिट्टी में आप जन्मे हो, इसी मिट्टी में आप मिल जाओगे। और ये देश ही जो देश है, वो ही सब कुछ आपको देता है, वो ही आपका आइडेंटिटी वो देता है। धर्म आइडेंटिटी बाद में देता है, पहले देश देता है। तो अपने देश के लिए समर्पित होकर काम करना चाहिए। तो मैडम आपने सही कहा, 14 वर्ष का प्रिंसिपल कार्यकाल आपका। इस कार्यकाल में आपको जो पहला आपका पोस्टिंग था, वो वहाँ पर आप कितने समय रहे हो? वहाँ पर हम 8 साल के करीब रही हूँ और बहुत अच्छा कार्यकाल था, उस कॉलेज को बहुत ऊँचाइयाँ मिली, जिस दौरान मैं वहाँ पर प्राचार्य थी, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में गिना जाता था वो कॉलेज और कौशल विकास कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री को कौशल विकास योजना थी, उसमें हम सर्वप्रथम रहे और इग्नू का सेंटर हमने खोला, बहुत सारे कार्य किए और अच्छा क्योंकि वो शहर में था कॉलेज और मिड ऑफ द सिटी था, तो काफ़ी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था, कोई भी हम कोर्स खोलते थे और बहुत कार्य किए, बहुत रिसर्च सेंटर खुलवाए, जैसे अब रिसर्च सेंटर हमने यहाँ भी खुलवाए हैं। तो यही सब कार्य चलते हैं और यही प्रकाशन बहुत अच्छा रहा, बुक पब्लिकेशन और पेपर पब्लिकेशन का कार्य बहुत अच्छा रहा हमारे यहाँ का। अच्छा मैडम, एक मतलब आप लगभग इतनी लंबी पारी पे इतने बड़े पद पे हो, तो कहीं न कहीं आपके समय में टीचरों की जॉइनिंग भी हुई होगी मैडम। तो ऐसा भी हुआ होगा कि आपके यहाँ पोस्ट एक ही है, लेकिन उसके लिए लगभग 10-20 लोगों ने आवेदन डाला होगा। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है एक प्रिंसिपल के लिए कि जो 10-20 लोग हैं, उन सबकी क्वालिटी एक ही है। जिससे वो पढ़कर आए हैं। सबके पास एक ही डिग्री है, लेकिन उस डिग्री में से एक को ही चूज़ करना है क्योंकि जगह आपके पास एक ही है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उस वक़्त आप कैसे फैसला कर पाते हो? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने क्योंकि हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं क्योंकि जब हमारे यहाँ पोस्ट एक ही होती है और दावेदार बहुत होते हैं, तो इसमें हम यूजीसी के नॉर्म्स फॉलो करते हैं और यूजीसी का जो क्राइटेरिया होता है, उसी के अकॉर्डिंग मेरिट बनाते हैं और मेरिट में जो मेरिट के अकॉर्डिंग ही चयन होता है।
तो उसमें हम अपना पर्सनल हमारा कोई इंक्लिनेशन नहीं होता, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है बिल्कुल। तो उसी आधार पर ही चयन होता है क्योंकि हमारा कॉलेज माइनॉरिटी कॉलेज है। पर एक बड़ा दुखद विषय है कि मेरिट पर सिलेक्शन होने के बावजूद भी चौथी संसिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा 60 टीचर्स का अनुमोदन नहीं दिया गया और जबकि वो राजभवन में भी देखा गया कि विश्वविद्यालय स्तर पर गलती हुई है। तो उसके बावजूद भी उसको उसको त्रुटि को सही नहीं किया गया और अभी तक हमारी 60 टीचर्स का वेतन नहीं मिल पाया है। आजकल मैडम जो मान लिया टीचरों की जो दुहाई है ये तो चलती रहती है क्योंकि बहुत ऐसे टीचर्स हैं जिनके मतलब बहुत परेशानी आ रही है लेकिन उसके बाद भी मतलब लगातार यूनिवर्सिटियाँ खुलती जा रही है, बड़े-बड़े कॉलेज खुलते रहे, तो इसको आप मैडम तरक्की कहेंगी या मतलब बैकफुट कहेंगे? देखिए, नई यूनिवर्सिटी खुलना बहुत अच्छी बात है, पर बशर्ते कि वो किसी तरह की परेशानी क्रिएट ना करे। जैसे कई यूनिवर्सिटीज़ जैसे खुली हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं हम पर पैसा नहीं है। अब हमारे यहाँ एमएसयू यूनिवर्सिटी खुली है, तो उसमें वो यही कहते हैं कि पैसा नहीं है और बच्चों की फ़ीस बढ़ा दी ब बच्चों को ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ रही है या बढ़ा दी गई है। जैसे पिछली बार बीए की फ़ीस ₹1300 थी और अब वो 3000 हो गई है। तो बहुत सारी बच्चियाँ मेरे पास आईं, कहने लगी मैम ये फ़ीस बढ़ गई है। तो एनईपी में हो सकता है कि उन्होंने ये निर्णय लिया हो, पर बच्चों को पढ़ाना ही हमारा प्राथमिक कर्तव्य है, तो मैं ये चाहूँगी कि एग्ज़ाम फ़ीस उनकी ना बढ़ाई जाए। एग्ज़ाम फ़ीस ना बढ़ाकर तो कम से कम बच्चियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँगी। करप्शन बहुत ज़्यादा पैर पसार रहा है मैडम। लेकिन कहीं न कहीं जहाँ से उसकी शुरुआत होती है, अहम भूमिका कम से कम मैं ये मानता हूँ कि अहम भूमिका उसकी है, जहाँ से वो शुरुआत हो रहा है करप्शन। अब आप ये देखिए कि मान लिया आजकल प्राइवेट स्कूलों में जो पेरेंट्स हैं, उन पर महँगाई की इतनी मार पड़ रही है, इतनी महँगी फीसें हो गई है, कि कहीं से भी वो उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात आप ये देखिए कि मान लिया एक बच्चा जब पढ़कर वो एक डॉक्टर बनने की चाहत लेकर चलता है क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो आप भली-भाँति जानती हैं डॉक्टर की परिभाषा। तो मान लिया अगर वो एमबीबीएस में एक एडमिशन की बात आती है, तो कितना कॉस्टली जाने के बाद में उसका एडमिशन हो पाता है। लगभग करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद में वो एक डॉक्टर की चेयर पर जाकर बैठता है। अब उसके बाद में सवाल होता है कि डॉक्टर हैं या डॉक्टर के रूम में अंदर कोई कैंची चलाने वाला वो बैठा है, मतलब ये चीज़ें आती रहती हैं। तो वो उस वक़्त क्या करे जब वो पहले ही इतना सताया जा चुका है कि वो अपनी सब कुछ बेचने के बाद में वहाँ पर वो चेयर पे बैठा है, तो उस टाइम उसका क्या रोल होना चाहिए मैडम? देखिए, ये तो मेरा कार्यक्षेत्र नहीं है और ना ही मेरा विषय आप है। डॉक्टर हैं मैडम, नहीं, मैं वैसी डॉक्टर नहीं हूँ, करोड़ों रुपए पढ़ाई वाली। फिर भी ये चीज़ें तो आपके सामने होगी मैडम, पर वो भी एजुकेशन है। मेरा मानना ये है कि हमारी एजुकेशन पद्धति जो पहले चल रही थी वो बहुत ज़्यादा खामियों वाली थी और अब जो नई शिक्षा पद्धति आई है तो इसमें जो वैल्यू एजुकेशन का जो पोर्शन दिया गया है या चरित्र शिक्षा संस्कृति उद्यान्यास भी इस पे बहुत काम कर रहा है और मैं उसकी जिला संयोजिका भी हूँ। तो हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं कि कैसे व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण किया जाए क्योंकि चरित्र ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसमें क्योंकि पहली जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें चरित्र के बारे में कुछ कोई चर्चा नहीं थी। लोग बहुत सेल्फिश तरीके से काम कर रहे थे उस पद्धति में। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि किस तरह हम अपनी परंपराओं को, अपनी ट्रेडिशंस को फिर से वापस लाएँ और एक मानवता के नाते हम लोग कार्य करें। एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को उनको समझें और तभी उस पे कार्य करें, चाहे हम शिक्षक हैं, चाहे हम इंजीनियर हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा मैडम जैसे कि मान लिया आपके यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, लगभग कितने स्टूडेंट होंगे? हमारे यहाँ 2500 के लगभग स्टूडेंट्स हैं। 2500 स्टूडेंट है लेकिन 2500 स्टूडेंट में कुछ चंद स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा लाइक होंगे, जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन आप सभी उन 2500 स्टूडेंट्स को कभी ये भी सोचते होंगी कि मेरे जो कॉलेज की स्टूडेंट है वो 2500 की 2500 ऐसी हों कि उनका एक कॉलेज का भी नाम हो और वो भी आगे तरक्की करे। तो उसके लिए क्या मतलब एक टीचर को क्या पहल करनी चाहिए? ये आपके द्वारा और भी स्कूल के टीचर को संदेश जाएगा मैडम। देखिए प्राचार्य का दायित्व तो यही है कि उसके कॉलेज में पढ़ने वाली प्रत्येक छात्रा अपने पैरों पे खड़ी हो। उसके अंदर इतना आत्मविश्वास हो कि जब वो कॉलेज छोड़े तो वो कुछ भी करने के लिए कोई भी ऐसा माध्यम अपनाए कि जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। चाहे वो स्किल का माध्यम हो, चाहे वो एकेडमिक्स का माध्यम हो। और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप भी दे रही है, तो स्कॉलरशिप भी मिलती है बच्चों को।
और हम ऐसा भी करते हैं कि जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, हमारे यहाँ हर असिस्टेंट प्रोफेसर को यही कहा गया है कि जब जब भी आप क्लास में जाएँ तो एक 3 सेक्शंस उसके बना लें। एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, एक मीडियोकर है और एक थोड़ा डल है। तो उन डल और मीडियोकर पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो उनके हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया कि हम इनके पेरेंट्स को बुलाएँ और इनकी काउंसलिंग करें। तो इसमें हमारे कॉलेज को बहुत सफलता मिली। हम लोगों ने पेरेंट्स को भी बुलाया और उनसे काउंसलिंग की, उनकी समस्याएँ भी समझी और उनको प्रेरित किया कि कैसे वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में हमारा योगदान दें। कुछ स्टूडेंट मैडम आजकल मोबाइल में ज़्यादा लग गए हैं, पढ़ाई में कम। और जब से ये मोबाइल की दुनिया आई है, अभी पीछे एक सर्वे आया था गुजरात में, काफ़ी बच्चों की आँखों पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। लेकिन आजकल माता की ज़्यादातर परेशानी मोबाइल दूर कर रहा है, क्योंकि मॉम को जब बच्चा रोता है तो सबसे पहले ये होता है कि उसको याद आता है कि उसको खिलौना नहीं, उसको मोबाइल दे दिया जाए और मोबाइल की वजह से वो बच्चा उसमें लग जाएगा और वो ही आदत उसकी आज ये हो रहा है कि जब वो पढ़ाई के टाइम में जाता है, तो वो आदत जो है उसकी एक ऐसा निजीकरण हो गया कि उसके बिना उसकी बिल्कुल भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है। तो मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान है और पढ़ाई पर कम ध्यान है। तो मैडम इसके लिए मतलब किस तरीके से मतलब बच्चे आगे पढ़ाई पे पूरा ध्यान ज़्यादातर ये लगता है कि लड़के तो बिल्कुल पढ़ाई में ज़्यादातर पिछड़ जाते हैं, लेकिन लड़कियाँ फिर भी कहीं न कहीं जब भी रिज़ल्ट आते हैं, तो अच्छे मार्क्स में नज़र आती हैं, तो ये भी एक वजह है। तो ये मोबाइल से दूरियाँ कैसे बन सकती हैं मैडम? किस तरीके से मतलब आज के ज़माने में जो मोबाइल है बहुत ज़रूरी हो गया है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। आप देखो कि मोहल्लों में, कॉलोनी में इधर-उधर खड़े होके बस वो मोबाइल चाहिए और वो यही है बस। हुँ, ये भी बड़ा ज्वलंत विषय है और सभी की परेशानी का विषय है क्योंकि हम भी पेरेंट्स हैं, तो हम भी यही मानते हैं कि भई मोबाइल का एक सीमित प्रयोग हो। एक एक टाइम बाँध दिया जाए सभी बच्चों का कि भई इस 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए आपको मोबाइल मिलेगा। तो जब तक इतनी सख्ती हम बचपन से ही नहीं करते आएँगे, तो आगे जाकर तो फिर वो दिक्कत होगी। तो सभी पेरेंट्स से अनुरोध मेरा यही है कि वो बच्चों को चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, कोशिश ये करें कि भई उनको मोबाइल एक लिमिटेड समय के लिए दिया जाए। क्योंकि मीडिया और ये सोशल मीडिया जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भी है क्योंकि बच्चों को सब पता रहता है और जानकारी रहती है। प्लस हमारा वाईफ़ाई है कॉलेज तो उसमें वो अपना प्रोजेक्ट बनाती हैं तो उसमें से उनको हेल्प मिलती है। तो देखिए क एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो यदि हम काजू भी ज़्यादा खाएँगे या ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाएँगे या कोई भी चीज़ हम ज़्यादा खाएँगे तो वो नुकसान तो करेगी। ये मैं मानती हूँ कि आँखों पे तो फ़र्क पड़ा ही है क्योंकि उसमें ये जो यूट्यूब आई है, यूट्यूब से थोड़ा फ़र्क तो पड़ा ही है क्योंकि उसमें लगातार इतना कंटेंट आता रहता है कि आप वो अपने आप को हटा ही नहीं पाते हो। तो बस उसमें तो पेरेंट्स ही थोड़ा सख्ती करके बच्चों को कह सकते हैं कि भई आप 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए आप 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम आप यूज़ कर सकते हैं। इतने समय के लिए आपको दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है मैडम कि पेरेंट्स ही उस पे अपना कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी बात सही है। आपका तो जो कॉलेज की तरफ से आपका यहाँ पे जो क्राइटेरिया है उसमें आप सही कह रहे लेकिन मैडम सबसे मेन सवाल ये है कि मोबाइल ज़्यादातर बच्चों को कब मिला? जब लॉकडाउन लगा, ऑनलाइन पढ़ाई हुई। जिस बच्चे ने कभी मोबाइल नहीं देखा था, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि दुआएँ देते नज़र आते हैं कि लॉकडाउन लग गया, हमें मोबाइल मिल गया क्योंकि माँ-बाप की मजबूरी हो गई ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। खैर कोई बात नहीं छोड़ो मैम, ये तो बिल्कुल सही आपने बात की है। मैडम अभी ये बताइए कि कुछ बच्चे भी आपसे बहुत सीख लेंगे हमारे इंटरव्यू के माध्यम से, क्योंकि बहुत स्टूडेंट शाह अलर्ट चैनल को देखते हैं और लाइक करते हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं है, वो हर चीज़ को ये चाहता है कि दर्शकों तक पहुँचाए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। आपकी मेन हॉबीज़ क्या है? हुँ। मेन हॉबीज़ में तो मैं एक सामाजिक कार्य करना पसंद करती हूँ। मैं प्रांत संयोजिका भी हूँ, तो जब भी मुझे अवसर मिलता है तो मैं जितना जो भी हम कार्य कर सकते हैं अपने समाज के लिए वो मैं करती हूँ। और इसके साथ-साथ मैं एक क्लासिकल डांसर भी हूँ, तो क्लासिकल डांस करना मुझे पसंद है और पढ़ाना तो शौक है ही मेरा कि मैं पढ़ाती हूँ और इसके साथ-साथ बस हॉबीज़ एज़ पेरेंट्स होने के बाद आपको हॉबीज़ अपनी परस्यू करने को थोड़ी कम ही मिलती हैं क्योंकि आपको अपने बच्चों पर भी ध्यान देना होता है, कॉलेज पे भी ध्यान देना होता है, तो इतना समय नहीं मिल पाता। पर फिर भी थोड़ा बहुत जब भी समय मिलता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ये करें। पर सामाजिक कार्य में के लिए मैं हफ्ते में 2 दिन ज़रूर निकालती हूँ।
अच्छी बात है क्योंकि सामाजिक कार्य भी बहुत ज़रूरी है, सोशल, क्योंकि वहीं से एक मैसेज भी जाता है। और दूसरी बात ये है कि आपका शौक था पढ़ाई का, लेकिन ऊपर वाले ने आपके कंधों पर एक ज़िम्मेदारी डाल दी कि आपका शौक आपकी ज़िम्मेदारी बन गई। ये बहुत बड़ी बात है। अब लास्ट में शाहलट के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट के लिए, अपने कॉलेज के लिए नहीं, ऑल ओवर स्टूडेंट के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? कॉलेज के माध्यम से यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ की जितनी भी स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, बस वो एक अच्छा इंसान बने। दे शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड अ गुड सिटीजन अबव ऑल, एंड दे शुड नो देयर राइट्स। उनको अपने अधिकार पता हो, और एक उचित मात्रा में ही सब चीज़ों का वो उपयोग करें, अपने अधिकारों का भी उपयोग करें। और दूसरा ये है कि किसी की बातों में ना आए, अपने मस्तिष्क से काम करें, अपने अपनी समस्याओं को खुद सुलझाएँ, कोशिश करें, और बस एक अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसकी तरफ आगे बढ़ती रहें। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैडम सवाल तो मेरा लास्ट हो गया था, लेकिन एक सवाल और आ गया क्योंकि आजकल प्रशासन की तरफ से महिला सशक्तिकरण पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है और बहुत ज़्यादा वो चल रहा है। तो आपकी ज़िम्मेदारी कहीं ज़्यादा बन जाती है क्योंकि आपका गर्ल्स कॉलेज है, तो आपने लड़कियों को क्या सीख दी है? देखिए, हम बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे चल रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है, महिला सशक्तिकरण। ये आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? ये आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि हम इसकी जड़ में जाएँ तो हम यही देखेंगे कि शुरू से महिलाओं को दबाया गया है। उनको उनको एक भोग की वस्तु की तरह यूज़ किया गया है। अभी भी आप समाज में जाएँ कहीं कोई ऐसे, तो उसको इस तरह से नज़रों से अभी तक भी पुरुष देखते हैं। तो ये नज़रिया बदलना बहुत ज़रूरी है। और महिला सशक्तिकरण पर इसीलिए सरकार जोर दे रही है कि दोनों को इक्वल राइट्स, इक्वालिटी और इक्वल रिस्पेक्ट। जैसे पत्नी पति को रिस्पेक्ट देती है, ऐसी पति भी पत्नी को रिस्पेक्ट दे। और ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बिल्कुल ना हो हमारे समाज में, और दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, तभी एक अच्छा परिवार वो लोग का निर्माण वो कर सकते हैं। थैंक यू मैम, आपने शार्लट में समय दिया है। शार्लट में चर्चा में डॉक्टर सीमा जैन ने बड़ी बेबाकी के साथ शार्लट के सवालों के जवाब दिए हैं और अनुभव भी अपना शेयर किया है और स्टूडेंट के लिए एक संदेश भी दिया है। तो ये बहुत आज डॉक्टर सीमा जी से बात करके बड़ा अच्छा लगा है क्योंकि एक इतना अनुभव, एक इतनी 32 साल की पारी खेली हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज प्रिंसिपल मुजफ्फरनगर जैन डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर अभी भी मौजूद है और मेरी शुभकामनाएं है कि नेक्स्ट टाइम भी जब मैं इंटरव्यू करूं तो मैडम इसी चेयर पे मिले मुझे। ये शुभकामनाओं से शार्लट परिवार की तरफ से। आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के साथ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से अरशद राणा की एक खास रिपोर्ट।